नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। केंद्रीय बजट के बाद हरियाणा प्रदेश की जनता की निगाहें मनोहर सरकार के बजट सत्र पर टिकी हैं और इसी कड़ी में आज हरियाणा मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा विधानसभा की बजट सत्र 2 मार्च से शुरू करने के प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। यह अहम जानकारी है, जिसके चलते अब ये उम्मीद हो रही है कि आने वाली 2 मार्च को हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। मनोहर कैबिनेट की बैठक में हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दी। अब विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने निरसन विधेयक 2021 को भी मंजूर किया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के उन 20 अधिनियमों को निरस्त किया जाएगा जो अब उपयोग में नहीं है। शाहबाद शुगर मिल को केएलपीडी एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए 8 करोड़ 92 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। पंजाब डिस्टिलरी नियम जो हरियाणा में भी लागू है, जिसमें नया नियम 16B जोड़ा गया है। निजी जमीन पर बनी किसी इमारत को 20 साल तक परिवार क्लेम कर पाएगा। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की एसओपी को लागू करने की भी मंजूरी दी गई है। और भी कई प्रस्तावों को मनोहर कैबिनेट की मंजूरी मिली है, जिन्हें आप ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार देख सकते हैं। बजट सत्र को लेकर हुई मनोहर कैबिनेट की इस बैठक को लेकर कुछ सवाल हैं, जिन पर सवाल आपका में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको वो सवाल दिखाते हैं जिन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। एक एक करके सवाल आपके सामने लेकर आते हैं। बजट सत्र की जो बारी है, ये किस तरीके से महत्वपूर्ण रहेगा, क्या तैयारी है, धर्मांतरण का विवाद, कानून से इसका इलाज होगा क्या, और प्रदेश की आवाज है, बजट में क्या कुछ खास हो सकता है, चर्चा का विषय। विचार रखेगा निष्पक्ष, क्या चाहता है विपक्ष, विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती है, भूमिका बड़ी अहम होती है। ये कुछ सवाल है जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। आपके मन में अगर कुछ सवाल चल रहे हैं तो आप भी इन नंबर के जरिए कॉल कर सकते हैं। आपको कैसा बजट चाहिए, और जो आज कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए उनके ऊपर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आपके लगातार चलते रहेंगे। इसके अलावा बजट में क्या कुछ खास रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए हैं, वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से एक एक करके आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम चर्चा में आगे जाते हैं। एक एक करके ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे। बजट सत्र 2 मार्च से शुरू करने का प्रस्ताव पास हो गया है मनोहर कैबिनेट में। गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक को भी मंजूर कर लिया गया है। अनुपयोगी 20 अधिनियम निरस्तीकरण को भी मंजूरी दी गई है। पंजाब डिस्टिलरी नियम में नया नियम 16B जोड़ा गया है। संस्कृत आचार्य को एमए के समकक्ष प्रस्ताव ये मंजूर कर लिया गया है। प्रस्ताव शिक्षा शास्त्री को बीएड के समकक्ष प्रस्ताव ये भी मंजूर किया गया है। ये प्रस्ताव पास हो गया है। निजी जमीन पर बनी इमारतों पर कैबिनेट का फैसला सामने आ गया है, जिसमें ऐसी इमारतों पर 20 साल तक परिवार क्लेम कर पाएगा, उससे पुरानी इमारतों पर क्लेम नहीं कर पाएगा। सीएम परिवार समृद्धि योजना की एसओपी लागू करने को भी मंजूरी दी जा चुकी है। ये कुछ बड़ी बातें हैं जो आज की कैबिनेट में चर्चा हुई इन पर और प्रस्ताव पारित हुए। मेरे साथ मेहमानों का पैनल अभी जुड़ा हुआ है, उनसे परिचय मैं आपका करा देता हूं। बजरंग दास गर्ग मेरे साथ है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। गर्ग साहब, बहुत स्वागत है आपका। हुकुम सिंह भाटी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ। हुकुम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में, आप मेरे साथ जुड़े हुए। पहले तो मैं एक छोटा सा कमेंट हुकुम सिंह भाटी जी आपसे लेना चाहूंगा। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम प्रस्ताव जो है वो पारित हुए हैं, जिसमें बजट सत्र को लेकर है कि 2 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा। ये प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट ने पास कर दिया है। अब बिल्कुल ये साफ हो गया है कि आने वाली 2 तारीख को हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। उसमें बजट पे क्या कुछ खास रहेगा, इस पर निगाहें सबकी रहेंगी। लेकिन तारीख को लेकर छोटा सा कमेंट आपका, रिएक्शन आपका। देखिए शमशेर, जिस सरकार ने आज की कैबिनेट बैठक में पास किया है कि 2 मार्च से ये बजट सत्र रखा जाए, और बजट सत्र बड़ा ही एक महत्वपूर्ण सत्र होता है। इसमें पूरे साल भर का ब्यौरा जो है उसको पास किया जाता है, क्या क्या योजनाएं उसमें आगे होने वाली हैं, क्या क्या सरकार करने वाली है, तो इन सब चीजों पर चर्चा इसमें होगी। इसके अलावा और काफी मुद्दे भी आज की इस बैठक में पास किए गए हैं, और मुझे लगता है कि जो अगला सत्र है वो बहुत ही प्रदेश के आम जन सामान्य के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए,
सभी के लिए उसमें आशा की किरण रहेगी। जी, बजरंग दास जी आवाज सुन पा रहे मेरी आप? आवाज आ रही है आपकी? जी बजरंग दास गर्ग जी, तारीख को लेकर मैं बात कर रहा हूं। 2 मार्च से बजट सत्र शुरू करने का प्रस्ताव पारित हो गया और ये जाहिर सी बात है कि सत्र 2 तारीख से ही शुरू होगा। इसमें छोटी सी औपचारिकताएं रहती हैं, औपचारिकताएं वो बाद में पूरी हो जाती हैं, होती रहेंगी औपचारिकताएं, लेकिन अहम यही है कि 2 मार्च से बजट सत्र शुरू होने वाला है। इसको आप किस एंगल से देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण इसको आप मानते हैं? और तारीख को लेकर भी रिएक्शन चाहेंगे कांग्रेस पार्टी का, क्या सोचती है 2 मार्च को लेकर? एक ये शमशेर जी, हर एक व्यक्ति प्रदेश का सोचता है बजट अच्छा हो, और बजट से लोगों की काफी उम्मीदें होती है कि व्यापारी है, उद्योगपति है, किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, सभी आम नागरिक सोचता है बजट में राहत सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। क्योंकि आज देखोगे, आज किसान दुखी, व्यापारी दुखी, मजदूर दुखी, उद्योगपति दुखी, प्रदेश का हर क्यों सबसे ज्यादा टैक्स की मार, और 2 साल से सरकार की गलत नीतियां और व्यापार अपने सरकार की गलत नीतियों लगा ले, कोरोना महामारी कारण लोग ठप पड़े हैं। और यहाँ तक कि लाखों लोग यहाँ पर आज के टाइम बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों? व्यापार ठप हुए, उद्योग ठप हुए, जिसके बेरोजगारी के अंदर मतलब भड़क रहे हैं, बेरोजगारी देख रहे हैं। तो हर एक आदमी चाहता है भी इसके अंदर भाई जो पेट्रोल डीजल है जिस पर वेट कर कम होना चाहिए, मार्केट फीस है, जैसे धान के ऊपर मार्केट फीस पहले 1% थी, हाल ही में 6 महीने सरकार ने 1 के बजाय 300% मार्केट फीस बढ़ाकर 4% कर दी। उम्मीद है भी धान के ऊपर ही मार्केट फीस कम होनी चाहिए। जहां तक छोटे छोटे दो हरियाणा के अंदर लगे हुए थे, जहां ब्रेकरी पंखे थे, कूलर थे, निवार थी, पलंग थे, हैंडलूम का सामान बनता था, जहां पर लाखों लोग गांव की मेरी माताएं बहनें युवाओं को गांव में ही आज 80% गांव स्तर के ऊपर उद्योग बंद हो चुके। गवार की मिल, जो गवार का पाउडर पूरे विश्व के अंदर सप्लाई हरियाणा, वो गवार की मिलें 90% बंद हो गई। हरियाणा की दाल मिलें बड़ी प्रसिद्ध थी, 70% दाल मिलें बंद हो गई। राइस मिल, कपास की हालत खस्ता है, बेरोजगारी फैल रही है। तो मेरी सरकार से अपील है, बजट के अंदर हर वर्ग का ध्यान रखा जाए। सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी, सरकार उद्योग के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूं, जो लाखों लोग पहले उद्योग बंद हुए हैं, व्यापार ठप हुए हैं, आप उनको तो रोजगार दे नहीं पाए। आपने कानून, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं युवाओं को रोजगार मिले, ऐसी कौन सी पॉलिसी बना दी भाई जो हरियाणा में दोग लगे, नए दोग लगेंगे। ना तो आपने बिजली में सब्सिडी दी, ना सस्ती जमीन देने की बात करी, ना की बात करी। तो कौन सा उद्योगपति, पड़ोसी राज्य का उद्योगपति हरियाणा में उद्योग लगाने की गलती करेगा? दास जी, अब एक अहम सवाल पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। ये तमाम तरह की बातें, देखिए मैंने एक सवाल चलाया है कि विपक्ष जो है कितनी निष्पक्षता के साथ बात रखेगा सत्र में और कितनी इस पर चर्चा होगी, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक अहम सवाल जो आज के इस चर्चा में करना चाहूंगा, गैर कानूनी धर्मांतरण रोक विधेयक जो है उसको मंजूर कर लिया गया है। गैर कानूनी तरीके से अगर कोई व्यक्ति किसी के धर्म को परिवर्तित करता है तो उसके खिलाफ कानून लाया जाएगा। ये विधेयक जो है इसको स्वीकार कर लिया गया है। इस पर कांग्रेस का रुख क्या है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा था, या और तमाम राज्यों में जहां पर भी इस प्रकार का विधेयक पहले आया, वो चर्चा का विषय रहा और उसको लेकर के खूब राजनीति भी हुई। हरियाणा प्रदेश की सियासत को आप इसमें किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस क्या सोचती है? क्योंकि इस पर निगाहें सबकी टिकी और इस बार विधानसभा में इसके ऊपर चर्चा होना, गंभीर चर्चा होना, मुझे लगता है बहुत स्वाभाविक भी है और बहुत गर्मागर्म भी रहने वाली है। नहीं शमशेर जी, इसमें कोई मतलब ना तो कोई बहस है, ना कोई दिक्कत आने वाली। जो भी कोई धर्म चेंज करना चाहेगा उसकी मंजूरी तो होनी चाहिए। बिना मंजूरी धर्म चेंज कैसे हो सकता है? अगर ये सरकार कानून लाए है तो कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल विरोध, कांग्रेस पार्टी साथ है।
इसमें कोई बात ही नहीं। कोई भी आदमी अपना धर्म चेंज करे, उसकी स्वीकृति होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय। ये तो अच्छी बात है। पहले कहीं किसी स्टेट के अंदर कांग्रेस ने कोई विरोध नहीं किया। अच्छे काम का सरकार को अच्छी पॉलिसी लाएगी, बजट में किसी को रियायत देगी। जैसे बुढ़ापा पेंशन उन्होंने कहा, आज तक 5100 रुपए नहीं किया। हम तो चाहते हैं भी अच्छी जो योजना लागू करे। सरकार घोषणा कर देती है, उसको अमल नहीं करती। सरकार ने घोषणा करी थी एक टैक्स होगा, भाई जीएसटी लगेगा तो एक टैक्स लगेगा। जीएसटी अनाप टैक्स बढ़ा दिया केंद्र सरकार ने, मगर आपके सामने है 6 प्रकार के आम उपयोग में आने वाली वस्तु जिनमें 5% टैक्स था, उसमें 28% टैक्स लगा दिया। जनता की जेबों में धक्का डालने का काम सरकार काम कर रही है। ठीक है, क्या है महंगाई। चलिए मैं लेता हूँ रिएक्शन लेता हूँ। एक मिनट बजरंग दास जी, दर्शक मेरे साथ जुड़े, आपके पास आ रहा हूँ। हुकुम सिंह जी भी इंतजार कर रहे हैं। दर्शक है मेरे साथ रणवीर रोहतक से। रणवीर जी बहुत स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। सर नमस्कार। शमशेर जी, जनता देखो बजट से उम्मीद तो बहुत लगाती है, लेकिन आस हमें कम ही है, क्योंकि सबसे जरूरी है हमारा स्वास्थ्य और रोजगार। हम चाहते हैं कि सरकार हर गांव में छोटे छोटे हॉस्पिटल खोले, वहाँ पर एक एक कम से कम MBBS डॉक्टर हो, कम से कम पैरासीटामोल की गोली तो मिल जाए। आज गांव की हालत आप देखेंगे तो ऐसा बुरा हाल है कि गांव में कुछ भी नहीं है, खाली कागजों में दिखा जा रहा है। हमारे पढ़े लिखे रोजगार बेरोजगार हुए घूम रहे हैं। दूसरा, डीजल पेट्रोल की महंगाई देखिए, इन पर टैक्स घटाया जाए। कपड़े का देखिए क्या हाल है। आम आदमी आज मिडिल क्लास के लिए कभी भी कोई सरकार कुछ नहीं कर रही। मिडिल क्लास को तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया है हमारी सरकार ने। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि मिडिल क्लास का भी कुछ ख्याल, मिडिल क्लास का ध्यान रखे। ये रणवीर जी को उम्मीद है सरकार से। हुकुम सिंह जी, बजरंग दास जी की बातों का भी जवाब दें। और रणवीर सिंह ने कहा कि मिडिल क्लास का सरकार ध्यान रखे। उसके बाद एक अहम सवाल मेरा आपसे रहेगा। शमशेर जी, निश्चित तौर पर इस बजट में मैंने पहले भी कहा था कि चाहे नौजवान हैं, युवा है, महिलाएं हैं, मजदूर है, किसान है, सभी के ऊपर सरकार का फोकस रहेगा। और पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और 2 साल में जेजेपी के साथ गठबंधन में सरकार ने निष्पक्ष भाव से सबको लाभान्वित करने का काम किया है। देखिए, मैं अभी जैसे ये रणवीर जी बोल रहे थे स्वास्थ्य के बारे में, रोजगार के बारे में, देखिए बहुत सारी योजनाएं सरकार लेकर के आई है। वो केंद्र की स्कीम भी है, हरियाणा प्रदेश की स्कीम भी है, जिसमें नौजवानों को रोजगार है। और देखिए एक बहुत बड़ा अहम फैसला, 75% का आरक्षण जो इंडस्ट्री में, प्राइवेट सेक्टर में देने का प्रावधान सरकार ने किया। चाहे हाई कोर्ट में उस पर स्टे हो गया, लेकिन सरकार उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गई है और अभी शायद 13 तारीख उसमें लगी हुई है और सरकार उसके लिए कंटेस्ट करेगी। ये रोजगार को बढ़ाने की पहल है। जहां तक देखिए अभी रणवीर जी कह रहे थे टैक्स कम किया जाए, डीजल पेट्रोल के ऊपर सरकार ने टैक्स कम किया और उसको काफी हद तक नीचे लाया गया है। और मैं समझता हूं ये सरकार गरीबों की, मिडिल क्लास की, सभी की हितैषी सरकार है और निश्चित तौर पर इस बजट में सबकी तरफ ध्यान भी दिया जाएगा। बजरंग दास जी का तो मैं सवाल ठीक से, क्योंकि उनकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, जी पूरा उनकी आवाज ठीक से नहीं आई है, तो उनका वॉल्यूम ठीक कर दें। उनका सवाल तो मैं नहीं सुन पाया, डिस्टर्बेंस हो रही थी। मैं चाहूंगा कि उसको थोड़ा सा ठीक करें। अब एक अहम सवाल मेरा आपसे रहेगा हुकुम सिंह जी, गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण विधेयक को जो है मंजूर किया गया है, क्या प्रदेश में इस चीज की जरूरत महसूस हो रही थी? ऐसा करना जरूरी हो गया था, या फिर इसके साथ साथ बाकी जो और कानून बने हुए हैं वो कारगर साबित नहीं हो रहे थे? क्यों इतना जरूरी इसको लेकर सरकार चल रही है? शमशेर जी, देखिए हरियाणा प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जिसने जनमानस के मन को झकझोर के रख दिया। जैसे निकिता तोमर हत्याकांड जो फरीदाबाद में हुआ, इसके अलावा और बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। ये देखिए
एक छदम रूप रख के या छल बल से, धन बल से किसी भी तरह जो धर्मांतरण कराया जाता है वो निश्चित तौर पर गलत है। और सरकार ने महसूस किया है, चाहे हमारी सरकार मध्य प्रदेश में रही है, कर्नाटक में रही है और हरियाणा प्रदेश में अब ये विधेयक आने वाला है, कि देखिए इस तरह से धर्म परिवर्तन कराना, नाम हकीकत में कुछ और होता है, दिखाते कुछ और है, और बाद में पता लगता है कि इनका ये धर्म नहीं था जो ये दिखा रहे थे, और केवल धर्म परिवर्तन कराने के लिए या जबरदस्ती शादी करने के लिए ये सब कुछ कराया जाता है जो मानवता के भी खिलाफ है। इसीलिए सरकार इस विधेयक को लेकर आ रही है कि कोई भी गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण ना करा पाए। लेकिन एक अहम बात ये भी आ जाती है ना कि पहले जो हमारा कानून है, आईपीसी की जो धाराएं हैं, क्या वो कम पड़ गया? आईपीसी की धारा 496 7 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। इसमें अगर कोई इस तरह से छल कपट के साथ किसी के साथ शादी करता है तो फिर एक अलग से इस कानून की जरूरत क्यों महसूस की गई? आईपीसी की धारा 494 कहती है कि व्यक्ति की शादी हो चुकी है और वो एक शादी के साथ साथ दूसरी शादी करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी प्रावधान है, वहां पर भी 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। धारा 366 भी कहती है झूठ बोलकर धोखे में रखकर शादी करने की मंशा, किडनैप कर लेता है, रेप करता है, उसके खिलाफ भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो ये सब होने के बावजूद इस अलग से इस कानून की जरूरत क्या पड़ी? हम क्या उन पहले के कानूनों में कुछ सुधार नहीं कर सकते थे, इन पर इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते थे? इसी की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है इस वक्त? शमशेर जी देखिए, और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहीं पर क्यों महसूस की जा रही है? नहीं, देखिए ये जो कानून अभी आपने 366 की बात कही, 376 की बात कही, 494 की बात कही, 492 की बात कही, ये जो धाराएं हैं ये सामान्य प्रक्रिया में लगाए जाने वाले धाराएं हैं। जैसे 366, 367 है, अगर कोई किडनैप करके ले जाता है भाई तो एक सामान्य प्रक्रिया है ये। लेकिन इस कानून के तहत इसको सख्त बनाया जाएगा कि कोई आदमी अपना छदम रूप रख करके, छदम रूप का अर्थ हो गया, और खासतौर से युवा पीढ़ी में लड़कियों को बरगलाया जाता है। धोखे में रखने की बात यहाँ पर भी तो आ रही है ना, छद्म की बात हो रही है, धोखे में रखकर कोई काम कर रहा है, धोखा छद्म तो होता है ना। कोई व्यक्ति धोखे में रखकर, ये 496 कहती है आईपीसी की धारा 496 यही कहती है कि छद्म में कोई ऐसा काम करता है तो फिर जरूरत क्या है? ये चीज है ना हमारे पास पहले से ही, ये अलग से इसकी जरूरत क्यों महसूस की जा रही है? ये थोड़ा मैं समझना चाहता हूं आपसे। एक देखिए वो जो धाराएं हैं वो सभी केसों के लिए लागू होती हैं, चाहे वो किडनैपिंग है, एक किसी का व्यापार और उसके लिए, मतलब व्यापार क्या यूं समझिए किसी से पैसे ऐंठने हैं तो वो भी एक किडनैपिंग होगी। लेकिन और मतलब बलात् जो है, किसी महिला को जबरदस्ती उठा के ले गए, वो भी उसी कैटेगरी में आता है। लेकिन इस कानून के तहत जो लोग गैर जिम्मेदारान तरीके से और गैर मतलब कानूनी तरीके से और इस तरह से बरगला करके चाहे धर्म परिवर्तन कराते हैं, चाहे जबरदस्ती शादी करते हैं, ये इसलिए इस कानून को लाया जा रहा है ताकि समाज में, यही तो मैं कह रहा हूं सर, ये है, ये सारी चीजें पहले से हैं भाटी साहब, ये सब चीजें पहले से हैं, हमारे कानूनों में सब चीज लिखी हुई है। ये मैं जानना चाह रहा था कि इसमें अलग से ऐसा क्या है, ये किसके लिए है? सारी की सारी जो धाराएं बनी हुई हैं, जो ऐसा करते हैं, छद्म करते हैं, छल करते हैं, महिलाओं के साथ जबरदस्ती करते हैं, उन सब के लिए कानून बने तो हैं। ये अलग से एक और लेकर आने की जरूरत क्या है? हमें स्कोर पढ़ना पड़ेगा, लोगों को इसे समझाना पड़ेगा, पुलिस के ऊपर और कहीं ना कहीं बोझ बढ़ेगा कि भी एक और कानून आ गया, अब इसको भी समझो, इसको भी पढ़ो, लोगों को बताओ। जब ऑलरेडी सब कुछ है तो मैं समझना चाह रहा हूं उसकी जरूरत क्या। दर्शक मेरे साथ जुड़े, आपके पास आ रहा हूं नीरज जगाधरी से, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं नीरज जगाधरी से। स्वागत है नीरज आपका। सबसे पहले तो सर मैं आपको और दोनों सरों को नमस्कार करता हूँ। मेरा सवाल यह है कि भाजपा सरकार पहले भी 5 साल पूरे बहुमत से आई, अब की बार पूरे बहुमत से नहीं आई थी। पहले ये जो इन्हें बजट में मतलब हम ये कानून लाएंगे, पहले क्यों नहीं ले आए ये कानून? मेरा पहला सवाल इन सही है। दूसरा सवाल, हम बजट में गरीबों के लिए करेंगे। आज तक नो टीचिंग जो प्राइवेट कॉलेजों में हमारे जैसे 10वीं पास आकर पढ़े लिखे नहीं है, 15,000 रुपए कब घोषित करेंगे? ठीक है, ये नीरज की शिकायत है। अक्सर नीरज जी की बात कहते हैं कि एक व्यक्ति जो किसी प्राइवेट कॉलेज में किसी भी लिहाज से काम कर रहा, हालांकि न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है वो 15,000 तो नहीं है,
पर इस बात को लेकर अक्सर बात उठती है हुकुम सिंह जी की 12-15 हज़ार रुपए भी सैलरी नहीं पाता है कोई कर्मचारी। आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले छोटा सा कमेंट बजरंग दास जी से लेना चाहूंगा। बजरंग दास जी, आपने तो कहा कोई बेहतर लेकर आ रहे, समर्थन हम करते हैं, पर इसमें हमारे संविधान में, हमारी आईपीसी के धारों में पहले बहुत कुछ लिखा हुआ है, अब ये नया आने की जरूरत क्या है? ये तो मैं पूछना चाह रहा हूं कांग्रेस पार्टी से। जी, ये बिल्कुल सही बात कही शमशेर जी, ये कानून पहले बना हुआ है। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। बजरंग दास जी, आप अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो बोलिए, ऑडियो। चलिए, संपर्क टूट गया बजरंग दास जी से। हम हुकुम जी से बात करना चाह रहे थे। हुकुम सिंह जी, एक छोटा सा सवाल आया, जरा उसको लेकर थोड़ा रिएक्शन आपका मैं चाहूंगा कि एक दर्शक का ये कहना था कि 15 हज़ार रुपए तक क्यों नहीं सैलरी कर दी जाती, हालांकि अक्सर कई बार वो जुड़ते भी हैं, उनको अपनी सैलरी से शिकायत है, और ये भी जानते हैं सबके 10-12 हज़ार रुपए में किसी परिवार को चलाना आसान काम तो नहीं है। इसका छोटा सा जवाब दें आप, उसके बाद फिर टेक्निकल को दिक्कत आई है उसको दूर करते हैं बहुत जल्द। चलिए, हुकुम सिंह जी के साथ भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क होती बातचीत हम करेंगे। कुछ सवाल हैं, धर्मांतरण का विवाद, क्या कानून से इसका इलाज होगा, जो बात हम करते हैं प्रदेश की आस, बजट में क्या खास होगा, कि कुछ सवाल हैं। लगातार टेक्निकल दिक्कत आ गई है, तकनीकी दिक्कत की वजह से थोड़ी सी समस्याएं आ रही, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज जो चर्चा हम कर रहे थे जिस मसले पर, वो यही है कि इस बार बजट में प्रदेश की आवाम को, हरियाणा प्रदेश की आवाम को उम्मीदें क्या हैं। पहले तो मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूंगा, थोड़ी तकनीकी दिक्कत की वजह से हम उनका पूरा वक्त नहीं दे पाए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और इस बार के बजट से प्रदेश के लोगों को उम्मीदें क्या हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, कामकाज लोगों के ठप पड़े हैं। केंद्रीय बजट में अलग विषय था, लेकिन अब प्रदेश की सरकार अपने प्रदेशवासियों के लिए क्या सोच रही है, क्या उनके लिए लेकर आएगी। दूसरा एक मसला ये भी अहम हो जाता है कि जो गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण किया जाता है, उसको लेकर सरकार कानून बनाने के मूड में है। इसका प्रस्ताव कैबिनेट ने पास कर दिया। अब ये जो प्रस्ताव पास हुआ है, ये विधेयक जो पारित हुआ है, इस विधेयक पर जो चर्चा होने वाली है इस बार के सत्र में, वो कितनी गर्मागर्म होने वाली है, कितनी गंभीर होने वाली है, क्योंकि बीजेपी के कई शासित राज्य ऐसे हैं जहां पर इस विधेयक को पारित किया गया, कानून भी बने हैं, लेकिन क्या उसके बाद भी जिस धर्मांतरण को लेकर हमेशा चर्चा होती है वो रुक पाया है गैर कानूनी तरीके से, अवैध रूप से? क्योंकि उससे पहले जितने कानून बने उनमें भी सजा का प्रावधान है, बहुत सारी चीजें उसमें लिखी गई हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थिति कहीं ना कहीं ठीक हुई नहीं है, स्थिति वाकई में गंभीर बनी हुई है। अब इसके ऊपर देखना होगा क्या कुछ होने वाला है, लेकिन इतना जरूर है कि कोरोना संकट में, बेरोजगारी के इस काल में प्रदेश के लोगों को सरकार से, मनोहर बजट से उम्मीदें तो बहुत है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।